लो दोस्तों, आज की मूवी एक एटमॉस्फेरिक स्लो बर्न हॉरर मूवी है जो दुख, गिल्ट और सदियों से चला आ रहा श्राप के थीम के साथ रूटेड है जो जापानीज स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में देखे जाते हैं। ये मूवी एक लोकल मिथ से इंस्पायर्ड है, पर इसमें कुछ डार्क सैक्रिफाइस प्लॉट फिक्शनल ड्रामेटाइजेशन में शूट किए गए। इससे पहले कि मैं प्लॉट ब्रेक कर दूं, चलिए शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। फिल्म की शुरुआत 1980 के समय में एक अनजान औरत से होती है जो अपने बच्चे को लेकर एक सुनसान और रहस्यमय पत्थर की गुफा में जाती है। जल्द ही हमें समझ आता है कि वो यहाँ एक रिचुअल को अंजाम देने आई है जो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर वो आखिर में मजबूरन अपने ही बच्चे की बलि चढ़ा देती है। उसे इसका बहुत पछतावा होता है, लेकिन तभी उसे पानी में खींच भी लिया जाता है और अब पानी से निकलने पर उसे इर्द गिर्द कुछ लोग मास्क पहने रिचुअल करते हुए नजर आते हैं। उनकी लीडर एक डायन फिर उसके चेहरे पर कई सुई चुगो देती है, जिसी के साथ ये सीन यही कट हो जाती है। अब मूवी 2024 में तारी की तरफ मुड़ जाती है जो एक गरीब परिवार से है, पर वो अपना गुजर बसर कर लेती है। उसके दो प्यारे बच्चे भी है, नेम हानिफ और बयान, लेकिन उसका पति नहीं रहा। तारी का एक सगा छोटा भाई भी है नेम कादर जो शराबी और बेरोजगार है, और अगर उसकी बहन उसे पेट पालने के लिए पैसे ना दे तो उसका दिन काटना भी मुश्किल हो जाए। पर आज कादर पैसे मांगने नहीं आया। वो उससे कहता है कि एम्बोक ने बताया है कि हमारी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। कादर उसे समझाता है कि हमें सब कुछ भूलकर कम से कम उनके इस आखिरी समय में उनसे मिलना चाहिए। उन्होंने हमें कितने सालों से नहीं देखा। पर तारी उसे याद दिलाते कि तुम्हें याद नहीं, माँ ने खुद बचपन में हम दोनों को घर से बेदखल कर दिया था, उन्हें हमसे कोई प्यार नहीं है। लेकिन कादर जवाब देता है कि शायद अब वो फाइनली बता पाए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तारी फिर भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो आखिर में मान जाती है। अगले ही दिन अब वो अपने माँ के घर पहुँचते जो एक विशाल बंगलों में रहती है, जिसे देख हानिफ और बयान दंग रह जाते, यानी कि वो अमीर है। एम्बो कब उनकी माँ की केयरटेकर उनका स्वागत करती है। माँ से मिलने पर उन्हें समझ आता है कि अब वो हिलडुल नहीं सकती, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि उनकी माँ ने मांगून उनकी बेटी तारी से भी जवान नजर आ रही है, और ये वही है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। तारी फिर हनीफ और बियॉन को उनसे मिलवाती है, लेकिन वो अचानक से बियॉन का हाथ दबोच लेती है, जिससे वो बेचारी सहम जाती है। अब अपनी माँ की ऐसी परिस्थिति देख वो कैसे जा सकते थे, इसलिए वो कुछ दिन यहीं रहकर उनकी देखभाल करने का तय करते हैं। पर फिर कुछ देर बाद कादर अपने माँ के कमरे में कुछ कीमती चीज ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है और उसका यहाँ आने का असली कारण इस घर को बेचकर या इसके कीमती सामान को बेचकर अपना कर्ज चुकाना है, जिस बात का तारी को नहीं पता। अब रात होने पर एम्बोक बताती है कि आपकी माँ की तबीयत पिछले 1 महीने से ऐसी चल रही है। मैं आपको पहले बताना चाहती थी, लेकिन उन्होंने खुद मुझे ना बताने की धमकी दी थी। डॉक्टर्स भी उनकी इलाज कर करके हार मान गए। इसलिए फिर मैंने यहाँ के शैमन से पूछा, जिनका मानना है कि एंगुन पोजेस्ड है, लेकिन तारी उसके अंधविश्वास बातों पर यकीन करने से इनकार कर देती है। अब अगले दिन बियान को अपना खिलौना नहीं मिल रहा होता, जो फाइनली उसे अपनी दादी माँ के बेड के नीचे मिलता है। पर वो जैसे उसे निकालने लगती है, एंगून एकदम से चटपटाने लगती है, जो रेंगते हुए बियान पर कूद जाती है, जिससे बेचारी बियान फिर से घबरा जाती है। तारी अब बियान को संभालती है और कादर अपनी माँ को शांत करने की कोशिश करता है, जो उल्टा उस पर ही अजीब सी उल्टी कर देती है। ये देखा वो तुरंत उसी शैमे को बुलाते हैं, जो तुरंत ही रिचुअल शुरू कर देता है। उसके ककड़ी को खंजर से काटने से उसमें से खून बहने लगता है। शैमन फिर वो खंजर कादर को देता है और कहता है कि जब जब मैं कहूँ तुम्हें उसी ककड़ी पर यह खंजर चलानी है। वो फिर एंगुन पर रिचुअल करने लगता है, जिससे वो छटपटाने लगती है। जल्दी शैमन एंगुन के चेहरे से सुई निकालने लगता है, और जब जब वो ऐसा करता है कादर शैमन के कहने पर उसी ककड़ी पर वार करता है। शैमन को ऐसे करके कई सुई मिलते हैं, और जब उसका रिचुअल पूरा होता है एंगुन आखिर में अपना दम तोड़ देती है, और उनकी जान निकलते ही उनका पूरा शरीर पूरी तरह से सड़ जाता है। और अपनी माँ की ऐसी मौत देख दोनों को बड़ा धक्का लगता है। कुछ देर बाद अब शैमन कादर को बताता है कि उनके चेहरे में कुछ चार्म नीडल्स घुसाए गए थे, जो उन्हें नेचुरल मौत मरने से रोक रही थी। तुम्हें ये चार्म नीडल्स उनके ओरिजिनल लोकेशन पर पहुंचाना होगा, और एंगुन के बॉडी को भी आम लोगों की तरह दफनाया नहीं जा सकता।
उन्हें खास तालाब में डुबोना होगा जो एक पत्थर की गुफा में है, और ये क्रिया तुम्हें 7 दिन बाद करनी होगी। तब तक तुम्हें लाश की देखभाल करनी होगी। अब वो प्रथा के अनुसार उसके बॉडी को नहलाने लगते हैं, लेकिन तभी एकदम से वो लाश बोल पड़ती है कि यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब वो रात के समय कुछ प्रार्थना कर रही होती है, उसे एम्बोक एक ही बार में 2 जगह दिखाई देती है, जबकि एम्बो किसी और ही बेस में कहीं और ही थी। तभी उसे फिर से वो ही यहाँ से जाने की चेतावनी सुनाई देती है, जिससे वो एकदम सहम जाती है। वहीं यहाँ बियान भी जब सो रही होती है तो उसे दादी माँ पहले करीब की कुर्सी पर और फिर चादर के भीतर नजर आती है, जिससे मासूम बहुत घबरा जाती है। पर उसकी माँ को लगता है कि ये बस उसका वहम होगा। लेकिन ऐसी घटना यहाँ नहीं थमती, क्योंकि अगले दिन जब हानिफ खेल खेल में बियान से कमरे में छिप जाता है, वहाँ उसे वो मास्क वाली फिगर नजर आती है। पर बियान के चेक करने पर वहाँ कोई नहीं होता। अब अगला शिकार कादर बनने वाला था, क्योंकि जब वो कुछ देर बाद बाहर से लौटता है तो उसे अपने माँ के लाश के करीब कई लोग रिचुअल करते नजर आते हैं। लेकिन लाइट्स ऑन करते ही वो एकदम से गायब हो जाते हैं, और कादर को लगता है कि ये उसका कोई बुरा सपना था। अब अगले दिन तारी और एम्बो को बाहर जाना पड़ता है किसी जरूरी काम से, इसलिए वो बच्चों की जिम्मेदारी कादर को सौंप जाती है। लेकिन गैर जिम्मेदार कादर शराब पीने चला जाता है और शराब के धुत में रात भर नहीं लौटता। यहाँ ये दोनों बेचारे इस भूतिया बंगलों में अकेले घबराने लगते हैं, और उसी पल हम देखते हैं कि अंगूर की लाश जाग गई है, जो दोनों को जल्दी हॉर्न करने लगती है, जिससे दोनों घबरा कर घर से बाहर भाग पड़ते हैं। और भाग्य से तब तक उनकी माँ और एम्बोक लौट आते हैं, लेकिन उनके चेक करने पर उन्हें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती। अगले दिन जब दारू का असर खत्म होने पर कादर की आँख खुलती है और वो घर लौटता है, तो तारी उस पर बहुत बरसती है कि तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो। मैंने अपने बच्चों को तुम्हारे हवाले किया था और तुम हो कि शराब में गुम थे। कादर को भी इसका बहुत पछतावा होता है, इसलिए वो बियन और हानिफ से इसके लिए माफी भी मांगता है, क्योंकि वो उन्हें अपने बच्चों की तरह ही मानता है और उसका इरादा उन्हें अकेला छोड़ना नहीं था। लेकिन तारिक की मुसीबत अभी और बढ़ने वाली थी, क्योंकि जब उसकी आंख एकदम से देर रात खुलती है तो बियान बेड से गायब होती है, और चेक करने पर उसी में अपनी माँ के लाश के करीब वही मास्क लोग रिचुअल करते नजर आते हैं, जो उसे देखते ही कुछ ही देर में उसे घेर लेते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं कि तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। तारी एकदम घबराई, उसे अपनी बेटी भी उसी रिचुअल में पोजेस नजर आती है, पर मास्क उतारते ही वो सभी गायब हो जाते हैं। तारी अब अगले ही दिन वो मास्क को आग के हवाले कर देती है, और उसे यकीन भी हो गया था कि उसकी माँ किसी श्राप का शिकार थी, वो यहाँ और नहीं रह सकती थी। इसलिए 7वें दिन का इंतजार ना करते हुए वो आज के 6वें दिन ही उनका अंतिम संस्कार कर देती है, इस उम्मीद में कि वो शराब उनके साथ दब जाए। पर जब वो घर लौटने लगते हैं तो उन पर अचानक से मधुमक्खी के झुंड का हमला हो जाता है। इससे भी बड़ी दंग करने वाली बात कि उन्हें घर पर उनकी लाश वहीं पर लेटी मिलती है जहां वो पहले थी। वो अब घबराकर घर छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन वही डैन जिसने अमूल को श्राप दिया था वो उन्हें भागने नहीं देती, इसलिए सभी घबराहट में घर लौट आते हैं। पर देर रात जब कादर की नींद खुलती है तो वो एकदम से अपने आप को लाश के सामने पाता है, जो डर के मारे भागने लगता है। लेकिन उसे फिर से वही डायन हर तरफ नजर आती है, जो आखिर में उसे एक ही इशारे में दूर फेंक देती है, जिससे वो बाहर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन उसकी नींद पूल में खुलती है, जिसे वहाँ देख बाकी भी दंग रह जाते हैं। पर सीन 7वां दिन है, वो तुरंत प्रथा के अनुसार उसी पत्थर की गुफा में अंगूर की लाश को उन चाम नीडल्स के साथ उसी खास तालाब में बहा देते हैं। लेकिन घर लौटने पर जब तारी सामान पैक करी होती है तो उसे वही मास्क मिलता है जिसे तो उसने जला दिया था। इससे उसे समझ आ जाता है कि ये कोई आम मास्क नहीं है, इसलिए वो उसे पहनकर आजमाती है, जो मास्क अब उसे उसके माँ के पुराने समय में ले जाती है। और अब मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल आंगूर के जवानी के समय में वो और उसका पति गरीबी की जिंदगी काट रहे थे, जिन्हें अपने बच्चे को भी पालना मुश्किल हो रहा था, जो दर्द आंगूर से देखा नहीं जा रहा था। इसलिए उसने अपने बच्ची की एक डायन को बलि चढ़ा दी, जिसके बदले उसे वो चाम नीडल्स मिले, जिससे वो हमेशा के लिए जवान रह सकती थी, जिसके दम पर ही वो अमीर बनी। लेकिन इसके बदले उसे अपनी छोटे बेटे की कुर्बानी देनी थी, जो करना उसमें हिम्मत नहीं हुआ। इसलिए उसने कादर और तारी को बिना कारण बताए घर से बेदखल कर दिया, और तब से अपने बच्चों को खोकर वो पूरी तरह से टूट गई।
आंगुन उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम दोनों को खुद से दूर इसीलिए किया ताकि उस चाम निडल का श्राप मेरे साथ ही खत्म हो जाए और कादर बच जाए, वरना तुम्हारे बच्चों को भी श्राप को मजबूरन जारी रखना पड़ता। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इस श्राप को खत्म करने में। तुम्हें कुछ भी करके वो चाम नीडल्स उसकी जगह लौटानी होगी और फिर उस मांस को नष्ट करना होगा। ये काम तुम्हें आज ही 7वां दिन खत्म होने से पहले करना होगा, जिसके बाद कभी तुम इस जगह को पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। पर ये रिवील करने पर वो ही डायन उसे अपनी दुनिया में ले जाती है। तारी अब समझ गई थी कि कादर ने नकली नीडल्स पाए थे क्योंकि वो सोने के बने थे जिन्हें कादर बेचकर अपना कर्ज चुकाना चाहता था। इसलिए वो तुरंत उसे जगाकर उसे वो नीडल्स के बारे में पूछती है और जब कादर को समझ आता है कि यहाँ बियान और हनीफ की जिंदगी का सवाल है तो वो नीडल्स तुरंत उसके हवाले कर देता है। पर तब तक देर हो चुकी थी। उन्हें बियान और हनीफ की चीख सुनाई देती है जो सीलिंग से टंगे थे, जिनके नीचे गिरते उन्हें वही डार्क शक्ति अपनी तरफ खींचने लगती है। तारी और कादर बियान को तो पकड़ लेते लेकिन वो डार्क शक्ति हनीफ को अपने साथ ले जाती है, जो देख तारी पूरी तरह से टूट जाती है। पर वो जानते थे कि वो डार्क शक्ति कौन थी और हनीफ को कहाँ ले गई होगी, इसलिए वो दोनों भी तुरंत उसी पत्थर के गुफा पहुंचते और असली चाम नीडल्स को तालाब में बहा देते और फिर हनीफ को उन्हें लौटाने की भीख मांगने लगते। लेकिन उन्हें सामने से जवाब आता है कि मैं तुमसे वही मांग रही हूँ जो तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था। ये सुनकर अब कादर समझ जाता है कि उसे क्या करना होगा, इसलिए वो उनसे विनती करता है कि तुम मुझे ले लो पर हनीफ को लौटा दो। अब कादर को खुद की कुर्बानी देता देख तारी फूट फूट कर रोने लगती है। वो उसे भी खोना नहीं चाहती थी पर कादर की पुकार सुन ली गई थी, इसलिए डायन हनीफ को उन्हें लौटा देती है, जिसे जल्दी होश आ जाता है। पर तभी कादर को खींच लिया जाता है जो जल्दी उस डायन और उसके फॉलोअर्स द्वारा गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कादर को ले जाए तारी तुरंत उस मांस को नष्ट कर देती है, जिससे वो डायन धीरे धीरे मारी जाती है। उनके जान में अब जान आती है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो डायन अब भी जिंदा थी जो कादर को आखिर ले ही जाती है। तारी उसे बहुत खोजती है पर उसका कोई पता नहीं चलता। अब अगले दिन तारी सब कुछ भूलकर अपने परिवार के साथ ये जगह हमेशा के लिए छोड़ देती है। पर जैसे ही आंगूर के मरने को 100 दिन पूरे हो जाते हमें उसी बंगलों में वही डायन रिचुअल करते नजर आती है। यानी कि या तो वो शराब अभी तक टूटा नहीं है या तो अब अगला कोई और शिकार बनेगा। जीसी हॉरर सीन के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब मूवी की बात करें तो ये मुझे वन टाइम वॉच लगी। इसे ग्रज जैसे और मूवी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, पर इसके कई ऐसे सीन हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अगर आपको सुपरनैचुरल रिचुअल्स, पारिवारिक श्राप और स्पिरिचुअल हॉरर पसंद है तो ये आपके लिए सही रहेगी। बस एक चीज का याद रखिएगा कि अगर आपने भी वही मास्क पहना तो कहीं वो डायन आपके भी पीछे ना पड़ जाए। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।